हजारों सालों से मिस्र की पिरामिड ही थी इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और हैरतअंगेज स्थापना। दुनिया की सबसे आधुनिक और बेहतरीन तकनीक व माध्यम को उपयोग करके भी इसको फिर से बनाना आज भी इंसानों के सामने एक बड़ा चुनौती है। दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स मौजूद है, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से धरती के ऊपर हुए दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना करके आज भी अपने जगह पर खड़ा है। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा कहलाता है। इस पिरामिड की बेस की एरिया 13 एकड़ है, यानी इस पिरामिड के अंदर पूरा 9 फुटबॉल ग्राउंड समा सकता है। इस पिरामिड को बनाने में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल हुआ। इनमें से कई पत्थरों का वजन लगभग 50 टन भी था। अगर वजनों की बात करें तो इसका वजन लगभग 60 लाख टन के बराबर है, जो 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड के दीवारों को इंच बाय इंच लेवल कैसे किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थर को स्क्वायर शेप में काट के बिना क्रेन की मदद से 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में कौन सा इंजीनियर्स का हाथ था, जिन्होंने इस पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया? ये सब आप जानेंगे एक्सप्लेनेशन मैनिया के आज के वीडियो में। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि ग्रेट पिरामिड को प्राचीन मिस्र के pharaoh यानी राजा खुफू ने बनवाया था। जहाँ पे ये ग्रेट पिरामिड बना है, वहाँ पर उससे छोटा एक और पिरामिड है जिसको खुफू के बेटे खापरे ने बनवाया है। इस वजह से इसे खापरे के पिरामिड भी बोला जाता है। और इससे भी जो छोटा पिरामिड है वो खापरे के बेटे मेनकौर ने बनाया था। इसे मेनकौर का पिरामिड भी बोला जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि मरने के बाद जीवन खत्म नहीं होता, मरने के बाद भी जीवन यात्रा चलती रहती है। इस वजह से प्राचीन मिस्र के राजा अपने मरने से पहले ही मरने के बाद का चलने वाला जीवन की व्यवस्था कर लेते थे। इस वजह से वो अपने जीवित रहते हुए ही अपने कब्र यानी मकबरे को बनवाते। जब ये राजा मर जाते तब उनकी बॉडियों को सड़ने गलने से बचाने और लंबी समय तक प्रिजर्व रखने के लिए बॉडी पर एक खास तरह का लेप लगाया जाता और बॉडी को मॉमिफाई किया जाता और उस मॉमी को पिरामिड के अंदर मौजूद ताबूत में दफना दिया जाता। इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी का धारणा ये थी कि मरने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, इसीलिए ये खास ध्यान रखा जाता कि मरने के बाद के जीवन में उनके राजा को कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से राजा की मौमी के साथ खाने पीने की चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर और सेवक सेविकाओं को भी जिंदा पिरामिड के अंदर दफनाया जाता था। हालांकि ग्रेट पिरामिड के अंदर पुरातत्वविदों को कोई मौमी नहीं मिला है और ना ही इसमें गहने और आभूषण मिले हैं। कई सदियों से रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जानने के लिए सर जोड़ के बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बिना कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन की तलाश की होंगी जो लाखों टन पत्थरों का वजन झेल सके। इसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की हर साइज को मार्क किया गया। और ना कोई कंपास और ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक्स से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी 0 एरर्स के साथ। ग्रेट पिरामिड इतना भारी है कि इसके नींव को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी था। जितनी ज़्यादा गहरी नींव होगी उस पर उतनी ही बड़ी इमारत को खड़ा किया जा सकता है। और जिस गीजा प्लेट पर यह पिरामिड बना है उसकी ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। तो सबसे पहले तो ज़मीन को समतल करना
बहुत ज़रूरी था और ऐसा करने के लिए वो इस सिंपल टूल का इस्तेमाल करते थे। इस टूल के बीच में एक पॉइंटर होता है जो फ्रीली लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है। जब इस टूल को ज़मीन पे सीधा रखा जाता है तो पॉइंटर मिड पॉइंट पे रहता है, तब पता चलता है कि ज़मीन समतल है। और अगर ये पॉइंटर मिड पॉइंट से इधर उधर होता है तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन अभी उबड़ खाबड़ है। और इस छोटे से टूल से प्राचीन इजिप्शियनों ने पिरामिड को बनाने के लिए ज़मीन समतल किया था। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बाकी थी कंस्ट्रक्शन शुरू करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े बड़े पत्थर की ज़रूरत थे। लेकिन उस समय पे पत्थर काटने के लिए ना कोई ग्राइंडर थे और ना ही कोई जैकहैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी किया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थर को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है पिरामिड कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसीलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई गई छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पे ठोकी जाती थी और कई घंटे के मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर को शेप में लाए जाते थे। गीज़ा पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में 3 तरीके का पत्थर इस्तेमाल किया गया था। इंटीरियर के लिए ग्रेनाइट, बाकी स्ट्रक्चर के लिए येलो लाइमस्टोन और सबसे बाहर चिकनी लाइमस्टोन से बनी एक परत, जिसके मदद से पिरामिड को बाहर से पूरा प्लेन और चमकदार बना दिया जाता था। ये पत्थरों की कटाई पिरामिड साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में होता था और टोरा और गीजा के बीच में बहने वाली नदी के ऊपर से बड़े बड़े कश्तियों में ये पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट पे लाया जाता था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। शिप में लोडिंग अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूर एक ही वक्त में काम करता था। पिरामिड बनाने वाले कारीगरों को ये मालूम था कि कई टन भारी इन पत्थरों को उठा के अपनी अपनी जगह पर बैठाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक रैम सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 अलग अलग टाइप के रैम्स इस्तेमाल किए गए। पिरामिड के बॉटम में बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल होने थे ताकि बेस मजबूत हो सके। इसीलिए इस हिस्से के लिए 12 से 20 डिग्री स्लोप वाला एक सीधा रैंप इस्तेमाल किया गया था, जिससे बड़े पत्थर मूव करने में आसानी हो। पर यह रैंप पूरे पिरामिड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऊपर के स्ट्रक्चर्स के लिए इस रैंप के एंगल बढ़ाना पड़ता, जिससे मजदूर के लिए भारी पत्थरों को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए ऊपर की लेयर्स के लिए 2 स्पाइरल रैम्स बनाए गए थे, एक बाहर की तरफ से एक अंदर की तरफ से। जो बाहर का रैम्स था उसका इस्तेमाल अंदरूनी चेम्बर्स पे लगने वाले 50 टन भारी ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को ले जाने के लिए किया गया था, और जो अंदरूनी रैम्स था उसका इस्तेमाल 1 से 2 टन पत्थरों को ऊपरी लेयर्स बनाने के लिए किया गया था। अभी सवाल ये थी कि पिरामिड के अंदर के कंपार्टमेंट पे जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन ही नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसी ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आड़े से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाला इस आड़े के दोनों साइड पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था। इस तरह इतने मजदूरों और कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार जन्म हुआ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा।
जो आज भी अपने जगह पे शान से खड़ा है।